नमस्कार। खबर उत्तराखंड के खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। प्रदेश में पंचायत के चुनाव कराने में अक्षम सरकार ने प्रशासकों को नियुक्त कर लिया है, जिस पर कांग्रेस ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार को चाहिए था कि पंचायत जनप्रतिनिधियों की मांगों के अनुरूप जो कोविड काल में उन्हें दिक्कतें आई थी उसको देखते हुए नियम बनाकर उनका कार्य विस्तार किया जाता, लेकिन सरकार यह फैसला लेने में पूरी तरह विफल रही। सरकार ने कल शाम को आदेश जारी करके पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, सरकार के पास 3 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था जिसकी मांग हमारे पंचायत प्रतिनिधि पिछले कुछ समय से करते आ रहे हैं, जिनमें उनकी ये मांग थी कि क्योंकि कोविड के दौरान 2 साल में उन्हें अपने कार्यकाल को गंवाना पड़ा। उनका कार्यकाल 2 साल कोविड के कारण इस प्रकार नहीं रहा कि वो लोगों की अपेक्षा पर खरा उतर सके और अपनी पंचायतों का वो जिस रूप में वहां काम करना चाहते थे, विकसित उन पंचायतों को करना चाहते थे, वो समय उन्हें नहीं मिला। उनकी अपील सरकार के पास पेंडिंग थी। तो एक तो ऑप्शन ये था सरकार का कि सरकार उन्हें 2 साल या 1 साल का कार्य विस्तार नियम बनाकर दे। अगर 2 साल और 1 साल नहीं देना था तो कम से कम सरकार ये तो कर ही सकती थी कि ये नियम बनाकर जो अगले 6 महीनों के लिए प्रशासक बिठाए गए हैं, उन प्रशासकों की जगह पर अगले 6 महीने इन्हीं को कार्य विस्तार दिया जाता है। समय इनका जो टेन्योर है वो टेन्योर आगे किया जाता, 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जाता। लेकिन सरकार ने इस ऑप्शन पर कोई विचार नहीं किया। सरकार के पास जो दूसरा ऑप्शन था वो ये था कि सरकार तत्काल चुनाव कराती, समय पर चुनाव करा देती और समय पर चुनाव कराने के बाद जो ये बचा हुआ जो ये अभी तक इसको अनाउंस कर देती और अगले 1-2 महीने के लिए फिर ठीक है, तब तो कोई बात नहीं है कि उन्होंने 1-2 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किए। लेकिन सरकार ने इस ऑप्शन पर भी कोई विचार नहीं किया। सरकार ने विचार जो सबसे आसान ऑप्शन था उस पर किया, जिसका सरकार को ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि किसी तरह पंचायतों का ये कार्यकाल निपटे और हम प्रशासक बिठाएं। सरकार ने कल शाम को तेजी दिखाते हुए अपने अधिकारियों को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया। मैं ये समझता हूं कि सरकार इस प्रदेश के चुने हुए लोगों की उस जनभावना को समझने में नाकाम रही, जिसके तहत तमाम पंचायतों के प्रतिनिधि ये कह रहे थे कि हमें कोविड के कारण उनका जो कार्यकाल प्रभावित हुआ है उसके एवज में कुछ कार्यकाल बढ़ा कर दिया जाए। सरकार ने पूरी तरह असंवेदनशीलता दिखाते हुए उनकी इस मांग को सिरे से खारिज किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये तमाम जनप्रतिनिधि सरकार के इस रवैये को ध्यान में रखेंगे और आने वाले पंचायतों में सरकार को इसका जवाब देंगे। मैं उन सब से ये उम्मीद भी करता हूं और उन्हें वक्त वक्त पर याद भी दिलाता रहूंगा। सर्दी का मौसम आते ही वाहन संचालकों की मुसीबत बढ़ने लगती है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले समय में 2 से 3 दिन सड़कों पर कोहरा छाया रहेगा। कोहरा देने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो जाती है और ऐसे में सड़क हादसे भी अधिक होते हैं, जिसको लेकर अब परिवहन विभाग भी जागरूकता अभियान के साथ साथ चेकिंग अभियान भी चलाने की तैयारी में है। परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा की माने तो उनका कहना है कि जिस तरीके से कोहरा सर्दी के मौसम में पड़ने लगता है उससे गाड़ियों की रफ्तार भी कम होती है और कई हादसे भी देखने को मिलते हैं। इन हादसों से बचने के लिए परिवहन विभाग की टीम लगातार ऐसे स्पॉट चिन्हित कर रही है जहां पर लाइटिंग की समस्या, जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, मार्किंग की समस्या है या फिर बैरिकेडिंग की समस्या है। ऐसी जगह को चिन्हित कर परिवहन विभाग जल्द ही जिला रोड सेफ्टी विभाग के माध्यम से पीडब्ल्यूडी विभाग की रिपोर्ट भेज देगा और ऐसी जगह पर समस्याओं को दूर करेगा। देखिए, हमारे जो इन्फोर्समेंट टीम है उन्होंने पूरे देहरादून शहर और हरिद्वार शहर में रात के वक्त पूरा सर्वे किया था। तो हमारे द्वारा स्पेसिफिकली बताया गया है किस किस रोड पर हमें बैरियर्स की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ लाइटिंग की समस्या है, कहाँ कहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग या मार्किंग की समस्या है, जिसकी वजह से कोहरे में लोगों को दिख नहीं पाता है। तो हमने रेटर्स बना के
DSC जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी है उसके माध्यम से PWD को दे दिए गए हैं और उन पर हम लोग ने परस्यू भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये कार्य करी जाए ताकि कोहरे से पहले हमारी सड़कें। तो वहीं हल्द्वानी में परिवहन विभाग ने 19 टीम में बनाकर शहर में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान दर्जनों गाड़ियों को RTO कार्यालय लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन परिवहन विभाग की यह कार्रवाई लोगों के लिए मुसीबत बन गई। वाहन चालकों और लोगों ने परिवहन विभाग की कार्रवाई के खिलाफ कई प्रकार के आरोप लगाए कि उन्हें घर से बाहर निकलते ही उठा लाए। तो कहीं चालकों ने कहा कि उनकी खाली गाड़ी थी, जिसके बावजूद उन्हें जबरदस्ती RTO लाकर चालान कर दिया। कई गाड़ियों में बैठे यात्रियों और राहगीरों को भी फजीहत का सामना करना पड़ा। वाहन चालकों ने RTO प्रशासन पर दबंगई और उत्पीड़न करने के सीधे आरोप लगाए हैं। RTO संदीप सैनी का कहना है कि परिवहन नियमों के और अनावश्यक पार्किंग के खिलाफ 19 टीम में अलग अलग इलाकों में भेजी गई, जिसमें 50 से अधिक वाहनों को उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और यातायात नियमों का पालन न करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। सर मेरी मैं जो है बेतनाग को जा रहा था, पैसेंजर मेरी गाड़ी में कोई भी नहीं था सर, और मेरा जो है 6500 रुपये का मेरा चालान काट दिया है। पता नहीं सर, अब ये जो है गाड़ी उठा के जो है इधर लेके आए हैं हमारी, 6500 रुपये का इनने जो है हमको दे रखे हैं। बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है सर। मैं तो अभी सुबह मैं स्टाफ में चलता हूँ, रोज़ अपने ये टीचर लोगों को ही ले जाता हूँ, ड्यूटी जो करते हैं उनको सुबह ले जाता हूँ, शाम को लाता हूँ। और मैं अभी वहाँ पे सवारी भर रहा था तिकोनिया में, एक मैडम का इंतज़ार कर रहा था, मतलब साइड में लगा रखी थी गाड़ी, और मेरे को पकड़ के ले आया यहाँ पे, और मैडम लोगों को कहा, उनसे कहा दूसरी गाड़ी में जाओ आप। RTO ऑफिस से आप क्या कह रहे हैं, आप वहाँ आओ और उसके बाद अपनी समस्या बताओ और उसके बाद जो भी होगा उसके बाद बात करेंगे, कह रहे थे। क्या नाम है आपका? पूरन चंद मिश्रा। गिराव नहीं किया है, हमें खुद उठा के लाया गया है। मैं घर से निकला था, मुझे कुसुमखेड़ा में रहता हूँ, मुझे कुसुमखेड़ा से 100 मीटर आगे जाके हाथ दिया गया। मुझसे बोला गाड़ी में बैठो, गाड़ी मेरी यहाँ RTO ऑफिस में बंद है, और बोले तुम्हारी गाड़ी सीज हो गई। मैंने कहा सर बता दो दीजिए क्या है। वो बोले वहाँ पता चल जाएगा तुम्हें। मैं गया, मैं पूछा सर क्या, किसी ने कुछ नहीं बताया अभी तक क्या है। अभी जाके बोल रहे हैं कि आप चालान करवाइए और जाइए। मेरे गाड़ी के कागज़ पूरे हैं, सब कुछ है, मैं घर से बाहर निकला हूँ। मैं घर से बाहर मतलब मुझे उठा दिया गया है, बिल्कुल एक जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ, कुछ हूँ इस तरीके से। कुछ ऐसा नहीं कि मैं मतलब कुछ मैंने गलत किया हो, मैं चलती रोड में सर, कुछ ऐसा नहीं मैं गलत हूँ। बड़ी सवारियां गाड़ी के कागज पूरे हैं, सब कुछ पूरा है। क्या नाम है आपका? मेरा धीरज। मैं भी पता नहीं चला, मैं घर से ही निकल रहा था जब यहाँ कुसुमखेड़ा चौराहे पर आया, हाथ दिया गया। हाथ ठीक है, RTO साहब ने हाथ दिया, हमने रोक दी थी गाड़ी वहाँ पर। और मैं ये पद्मपुरी मेडिकल वाले हैं, वो स्टाफ उसको ले जा रहा था, मतलब कोई सवारियाँ नहीं थी। बोला चलो RTO ऑफिस चलो, और उसके बाद यहाँ 500 का चालान काट दिया। बोला नहीं ये सबको जमा करना पड़ेगा 500, और 500 रुपये जमा करो और उसके बाद आप अपनी गाड़ी को ले जाओगे। कोई हमें भी पता नहीं चला कि क्यों 500 का चालान आया। दादागिरी चल रही है और कुछ नहीं है। सवारियाँ परेशान, और यहाँ सवारी भर भर के आई हैं, तो बच्चे आए हैं यहाँ जिन गाड़ियों में, वो अभी RTO ऑफिस में खड़े हैं, वो बच्चे भी बड़े परेशान हैं। मेरा नाम डिगर सिंह बिस्ट। कहना है हमारी जो है, आज हमने स्पेशल अभियान चलाया था जिसमें हमारी 19 टीम्स लगी हैं पूरे संभाग की, और बस स्टैंड के पास, रेलवे स्टेशन के पास, पेट्रोल पंप के बाहर, मेन रोड पे अगर खड़ी करके गाड़ियाँ अगर चलाएंगे वहाँ से, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने पहले भी बता दिया था, और कुछ गाड़ियों के कागज़ भी ख़त्म हैं, इसलिए उन पर एनफोर्समेंट की कार्रवाई की गई, और ये आगे भी जारी रहेगी। और अभी इसके बाद ऑटो पे भी कार्रवाई की जाएगी, जिनका सत्यापन हो चुका है, डेट ख़त्म हो चुकी है, फिर उसके बाद ऑटो पे भी सीज की कार्रवाई की जाएगी। लगभग 50 से 60 गाड़ियाँ हैं जिनके खिलाफ हमने अभी सुबह हमारी टीम्स ने कार्रवाई करी है। और अगर कोई न्यूसेंस करेगा रोड पे, अगर कोई भी गाड़ी, टैक्सी हो चाहे कोई भी गाड़ी हो, रोड पे किसी का न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर डोईवाला के बाजरी घाट ग्राम पंचायत क्षेत्र में फिक्की फ्लो संस्था द्वारा पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया। 40 वर्षों से यह संस्था महिलाओं के उत्थान व विकास के लिए कार्य कर रही है। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए संस्था द्वारा पुस्तकालय का निर्माण कराया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। संस्था की चेयरपर्सन डॉक्टर चारू चौहान ने बताया कि पुस्तकों का जो ज्ञान है वह हमारे मस्तिष्क में छप जाता है। बच्चे आजकल इंटरनेट का उपयोग करते हैं, इससे उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, परंतु अगर वह किताबें पढ़ेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं बहुत अपने
को आज सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि हमने ये विकी फ्लो ने उत्तराखंड चैप्टर ने ये लाइब्रेरी का उद्घाटन यहाँ पर करा है। और हम 3 साल से हमारी अनिता जी इसके प्रयास में लगी हुई थी कि इसको हम यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाएं। तो मैं यहाँ पे अभी जैसे मैंने पहले भी कहा कि पुस्तकों की अपनी ही महत्व है कि हम कितना भी इंटरनेट से पढ़ लें या पढ़ लें, लेकिन जो पुस्तकों का ज्ञान होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो हर बच्चे को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो पुस्तकों पर ज़्यादा जोर दें और पढ़ाई में ये लाइब्रेरी उनको बहुत मदद करेगी। इस लाइब्रेरी में सभी तरह का साहित्य हम प्रदान करा रहे हैं। हमारे गांव के लिए बड़े सौभाग्य की बात है जो आज हमारे यहाँ एक विकी फ्लो है, एक संगठन है, एक एसोसिएशन है, उसमें उसकी चेयरपर्सन डॉक्टर चारू चौहान है और उनकी सदस्य श्रीमती अनीता जो रिटायर्ड मेजर हैं, उनके प्रयास से उनके सहयोग से आज हमारे यहाँ एक लाइब्रेरी का अनावरण हुआ है। कितनी भी बड़ी इसका महत्व हमारे गांव में लाइब्रेरी भारत के संविधान दिवस के रूप में है तारीख 26 तारीख, तो आज आप बता देंगे इसे हमें। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक दीपक सेठ ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था के साथ ही पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग की ओर ले जाना है। उन्होंने कहा पुलिस के सशक्तिकरण के साथ उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जोड़ना है। राज्य सरकार का संकल्प ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाना है, जिसमें पुलिस की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा समाज में नशे के खिलाफ तेजी से अभियान चलाना है और ड्रग्स माफिया और तस्करों को जेल में डालना है। यातायात सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाना है। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार जिले को छोड़कर राज्य की समस्त गठित 7,447 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो जाएगा। ग्राम पंचायतों में आज शाम से प्रशासक नियुक्त कर दिए जाएंगे। ग्राम पंचायतों में सहायक विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक बनाया जाएगा, जबकि क्षेत्र पंचायतों में 29 नवंबर से प्रशासक नियुक्ति किए जाएंगे। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जिलों के विकासखंड के सहायक विकास अधिकारी पंचायत को प्रशासक नियुक्त करने के लिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को अधिकार दिया गया है। डीएम की ओर से नियुक्त प्रशासक निर्वाचित ग्राम पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति पर ग्रहण करेंगे, जो नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे एवं सामान्य रूटीन कार्यों को ही कर सकेंगे। इधर यूपीसीएल के 4,300 करोड़ की उपभोक्ताओं से वसूली या सरकार से एडजस्टमेंट के पुराने हिसाब किताब की वजह से नए वित्तीय वर्ष का बिजली दरों का प्रस्ताव अटक गया है। मुख्य सचिव एवं निगम अध्यक्ष राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में 120वीं बोर्ड बैठक हुई। बैठक में नई विद्युत दरों पर चर्चा हुई तो 4,300 करोड़ का पुराना हिसाब किताब फिर बीच में आ गया, क्योंकि यूपीसीएल पर करीब 5,000 करोड़ की देनदारियां हैं। यूपीसीएल ने नियामक आयोग से 15 दिन का समय मांगा है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने अस्तित्व में आने के बाद इस रकम को तभी सेटल करने का आदेश दिया जबकि इस संबंध में कोई शासनदेश जारी हो, लेकिन आज तक शासनदेश जारी नहीं हुआ। इस वजह से ये देनदारियां बढ़ती हुई 4,300 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। इसलिए यूपीसीएल प्रबंधन चाहता है कि 4,300 करोड़ का ये बोझ उपभोक्ताओं पर डालने के बजाय सरकार के साथ देनदारियों से एडजस्ट किया जाए। इसका प्रस्ताव 2 बार वित्त विभाग रिजेक्ट कर चुका है। बैठक में तय हुआ कि इस मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें सचिव वित्त और सचिव ऊर्जा भी शामिल होंगे। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के नवनियुक्त डीजीपी दीपम सेठ ने पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के न्याय प्रक्रिया की आवश्यकताओं के अंतर्गत मशीन, उपकरण एवं संयंत्रों की आवश्यकता एवं आकलन के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने नए उपकरणों के लिए प्रस्ताव तैयार करने, आम जन को नए आपराधिक कानूनों के संबंध में जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के साथ ही कोर्ट में आमजन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही कराने की प्रक्रिया हाईकोर्ट से जारी दिशा निर्देशों के तहत और उसके लिए जिलावार स्थान चिन्हित करने के साथ ही एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदेश के नवनियुक्त शिक्षकों में से अमूमन शिक्षकों को पहाड़ी क्षेत्रों में जाने की दिलचस्पी देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो काउंसलिंग के बाहर कार्यभार ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इस बात पर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने कहा
कि बेसिक शिक्षकों को 2906 पदों पर काउंसलिंग चल रही थी, जिसमें 4 स्तरों की काउंसलिंग होने के बाद 600 पद पर नियुक्ति होना बाकी है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की ज्वाइनिंग की स्थिति स्पष्ट होगी तो उसी के बाद 5वें स्तर की काउंसलिंग होगी। देखिए, इसमें लगभग 2906 के करीब पद थे बेसिक टीचर्स के, जिस पे नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी। तो इसमें 4 स्तर की काउंसलिंग हो गई है और लगभग 600 के करीब पद अभी हमारे बचे हैं। तो उसमें जो लास्ट लेवल की काउंसलिंग हुई थी, उसमें टीचर्स को टाइम दिया गया है ज्वाइन करने का। तो 25 नवंबर के बाद इसमें स्थिति थोड़ा स्पष्ट होगी कि कितने टीचर्स ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है, और उसके बाद जो पदों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने पद हमारे खाली भरते हैं, फिर हम स्टेट लेवल पे जो है 5th लेवल की काउंसलिंग करेंगे। तो उसमें चूंकि ऑप्शन रहता है कि कई अभ्यर्थी जो है 2 या 2 से अधिक जनपदों में भी अप्लाई करते हैं, तो जहां मेरिट के हिसाब से उनका आ जाता है या जो उनके लिए कन्वीनियंट होता है, वहां पे वो ज्वाइन करते हैं। तो विकल्प उनके पास रहता है। लेकिन हम अंतिम जो काउंसलिंग करेंगे, उससे पहले हम ये ऑप्शन कर देंगे कि कोई भी अभ्यर्थी जो है वो एक ही जनपद में अप्लाई करे। कंजर्वेशन झील में विदेशी मेहमान यानी साइबेरियन पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। आपको बता दें, विकास नगर के ढालीपुर आसन कंजर्वेशन रिजर्व में अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह से ही विदेशी पक्षियों का आना शुरू हो जाता है। यह विदेशी पक्षी मार्च महीने तक अपना आशियाना आसन झील में बनाए रखते हैं। इस दौरान पक्षी प्रेमी और अन्य प्रदेशों से आए पर्यटक इनका दीदार करने के लिए आसन झील पर पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में सैलानी उन्हें अपने कैमरे में कैद करते हैं। अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में शुरू हुई विदेशी पक्षियों की आगमन लगातार बढ़ती जा रही है। इन दिनों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई व अन्य राज्यों से पर्यटकों का आसन कंजर्वेशन झील पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, जो विदेशी पक्षियों का नजदीकी से दीदार कर रहे हैं। प्रतिवर्ष आसन कंजर्वेशन में पक्षियों को देखने पक्षी प्रेमी आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 28 नवंबर को वसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी का दौरा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर शासन प्रशासन तैयारी में जुटी हुई है। शासन स्तर पर गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर अहम बैठक हो चुकी है, जिसमें सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा चुकी है। गृह मंत्री के स्वागत के लिए बीजेपी के नेता भी कमर कस चुके हैं। भारत के गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी 28 नवंबर को उत्तराखंड के 1 दिवसीय भ्रमण पर आ रहे हैं। करीब 11 बजे उत्तराखंड में वो पहुंचेंगे और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में एक समारोह में शामिल होने के बाद 4 बजे करीब उनकी वापसी दिल्ली के लिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के समय में और उनकी विदाई के समय में माननीय गृह मंत्री जी के स्वागत। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने डोईवाला में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने एमएसपी गारंटी की मांग के साथ ही गन्ना मूल्य घोषित करने व आवारा पशुओं व जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा की मांग को लेकर डोईवाला तहसील में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, पिछले 21 नवंबर को डोईवाला चीनी मिल में पराई सत्र का शुभारंभ किया गया था, परंतु गन्ना मूल्य अभी तक घोषित नहीं किया गया, जिसको लेकर किसानों में नाराजगी है और किसान सरकार से 500 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने मूल्य की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारी प्रमुख मांग तो एमएसपी की है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। उसके बाद हमारा गन्ने का मूल्य है, गन्ने की रेट की है। हम लगातार मांग करते आ रहे हैं कि हमें गन्ने का रेट 500 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाए, लेकिन सरकार उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दे रही और ना ही उन्होंने अभी तक हमारे गन्ने का रेट डिक्लेयर किया है। और मिल शुरू हो चुकी हैं, सारी मिलें शुरू हो गई हैं और पर्ची के ऊपर 00 लिखा जा रहा है रेट की जगह पे। तो ये हमारी मुख्य मांग तो यही है। और उसके साथ में एक और मांग है हमारी जंगली जानवरों से फसल को हो रहे नुकसान की। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब हम पहले तो सरकार कोई इंतज़ाम नहीं कर रही कि जंगली जानवर खेतों में ना आए, और अगर आते हैं तो उसका मुआवजा हमें दिया जाए, हमारे नुकसान का जो मुआवजा दिया जाए। लेकिन सरकार मुआवजा हमें इतना कम मुआवजा मिल रहा है, जैसे ऊँट के मुंह में कहावत है, ऊँट के मुंह में जीरा, वो वाला है। अगर मुआवजा देना है तो मुआवजा बढ़ाया जाए, जिससे हमारी जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति हो सके। और एक आवारा पशुओं का बहुत बड़ी समस्या है जो नहीं सुलझ पा रही है, उसके लिए भी हम ये आंदोलन कर रहे हैं। और लास्ट में हमारी एक मांग है बिजली के बिल की।
बिजली का बिल जो पहले जब आंदोलन चल रहा था उस टाइम 2020 में एक बिल लेके आए थे, आंदोलन के कारण वो सरकार उस बिल को संसद में लेके नहीं आई, लेकिन अभी एक प्रस्तावित बिल है 2022 में, उन्होंने फिर उसी बिल को दोबारा से लेके आ रही है और उसका प्रस्ताव है स्टैंडिंग कमेटी को गया हुआ है। हमारी मांग है कि उस बिल को निरस्त किया जाए, उस बिल को वापस लिया जाए, उस बिल को ना लेके आए। हाँ, मेरे को संयुक्त किसान मोर्चा डोईवाला वाला ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें गन्ना का समर्थन मूल्य और अन्य कुछ मांगे हैं, प्रधानमंत्री को संबोधित है। तो आपका जो ज्ञापन है वो जो हमारी नियत प्रक्रिया है शासन के माध्यम से संबंधित। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश भर में युवाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए राजधानी देहरादून के संस्कृत विभाग प्रेक्षागृह में युवा आह्वान संस्था द्वारा युवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के लोकप्रिय गढ़वाली लोक गायक सौरभ मैठाणी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान सौरभ मैठाणी और अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को सम्मानित किया, जिसके चलते उत्तराखंड में मांगल गीतों से अपनी छवि बनाती हुई नंदा सती ने अपनी हुनर का प्रदर्शन किया और उन्हें सम्मानित भी किया। इस बीच गढ़वाली लोक गायक सौरभ मैठाणी ने कहा कि विगत वर्षों में भी युवा आह्वान संस्था द्वारा ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया है, जो एक बेहतरीन पहल है। साथ ही उन्होंने कहा कि सम्मान न सिर्फ लोगों को प्रेरणा देता है बल्कि लोगों को सहज भी करता है। और युवा आह्वान द्वारा ये बहुत अच्छी पहल है और इस प्रकार के जो कार्यक्रम मुझे लगता है कि होने चाहिए, क्योंकि इससे एक जिम्मेदारी भी महसूस होती है। मतलब यहाँ पे आके मैंने प्रस्तुति दी, हर एक ने सराहा, तो मुझे इससे एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हाँ, इसको और अच्छे से करना चाहिए। और युवा आह्वान जो टीम है उनका भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा सफल कार्यक्रम बनाया और आगे उम्मीद है कि ऐसे मौके और हर एक क्षेत्र में जो उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की संस्कृति के लिए वो कर रहा है, तो ये ऐसी पहल करते रहें और हमें इससे हौसला मिलता रहेगा। हमारा जो युवा आह्वान संस्था है, ये युवा आह्वान इंस्पिरेशन अवार्ड, युवा आह्वान सम्मान इसे हम लोग कहते हैं, और हम जो एक कार्यक्रम करवाया जाता है जिसमें हम उत्तराखंड के अनसंग हीरोज को ढूंढते हैं जो अपने क्षेत्र में काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनको कोई जानता नहीं है। इसमें अलग अलग सेक्टर हैं, जैसे हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, सामाजिक में है, सोशल लाइफ में, और लोग जैसे अभी एक गाना चल ही रहा था, लोग नृत्य पे देते हैं। लगभग 15 कैटेगरी हमारे, हम 15 तो कई बार हम ऐसा होता है कि 2 लोग अच्छे काम कर रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा तो नहीं करते, लेकिन 15 से 16 अवार्ड हम लोग करते हैं। देखिए, युवा आह्वान की तरफ से बहुत अच्छी पहल है और विगत वर्षों में भी उन्होंने जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं या इस समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, उन्होंने सम्मानित करने के प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि सम्मान केवल एक प्रेरणा नहीं देता है, वो समाज को भी सजग करता है और लोगों को सजग करता है कि आप भी एक अच्छा काम करिए जिस कार्य क्षेत्र में आप हैं, ताकि आप भी उस सम्मान के अधिकारी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।